दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम लोग इंडिया में देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर चाहे वो हमारे डेली यूज की चीज़ें हों या फिर ऐसे सामान जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी ना कभी यूज करते हैं, इन दोनों के प्राइसेस लगातार आसमानों को छू रहे हैं। नाउ यू ऑल कैन गेस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली आज की यह वीडियो हमारी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के ऊपर होने वाली है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप सभी लोगों को इंडिया में इन्फ्लेशन की करंट सिचुएशन से रूबरू कराऊंगा। फिर आप सभी को बताऊंगा कि इंडिया में इस बढ़ती हुई महंगाई का क्या रीज़न है। मैं आप सभी लोगों को थोड़ी सी पास्ट की कहानी बताऊंगा कि क्या इससे पहले इंडिया में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है या फिर बढ़ी है तो उसको हमारी गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल किया है। फिर उसके बाद आएंगे हम अपने आज के मेन टॉपिक इन्फ्लेशन इन पेट्रोलियम प्राइसेस पर, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति की डेली नीड बन गई है। और ये टॉपिक इसलिए भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम का ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम प्रोडक्शन होता है। हमें अपना लगभग 80% पेट्रोलियम फॉरेन कंट्री से ही इम्पोर्ट करना पड़ता है। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्स 70 करोड़ लीटर से भी अधिक पेट्रोलियम का डेली कंजम्पशन होता है। और यह डाटा तो 2016 का है, हो सकता है कि 2022 से आते आते यह अमाउंट अप्रॉक्स 100 करोड़ लीटर से भी ऊपर पहुंच गया हो। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्या होती है। वैसे तो हम में से कई लोग इसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। तो इसके लिए हम एक करंट की सिचुएशन ही लेते हैं कि जो हमारे डेली बेसिस पर खाने वाला ऑयल यूज करते हैं उसके प्राइस इस पेंडेमिक से पहले अप्रॉक्स 80 रुपीज़ थे। लेकिन यदि अब आप किसी शॉप पर इसी ऑयल पैक को लेने जाएंगे तो उसके लिए आपको अप्रॉक्स 180 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब ये जो इतने कम टाइम में ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसी कंडीशन को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो ये बात तो हो गई इन्फ्लेशन की डेफिनेशन की। अब मैं आप सभी लोगों को इंडिया में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बताता हूँ। तो एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2012 से लेकर 2022 तक इंडिया में इन्फ्लेशन 5.97% के एवरेज से बढ़ रही है, यानी कि हर साल किसी भी चीज़ का प्राइस 6% तक बढ़ जाता है। लेकिन ये तो मैंने आप सभी लोगों को एक एवरेज परसेंट बताया है। 2013 में एक ऐसा वक्त था जब यही इन्फ्लेशन रेट सबसे ज़्यादा यानी कि 13% तक पहुँच गया था। लेकिन इसके साथ ही 2017 में एक ऐसा वक्त भी था जब यही इन्फ्लेशन रेट गिरकर 1.5% हो गया था। हो सकता है कि इसको सुनने के बाद आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आए कि ये इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट क्यों करता रहता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस इन्फ्लेशन के ग्राफ में फ्लक्चुएशन का सबसे मेन फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई चेन, यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में प्रेजेंस यानी कि सप्लाई बहुत कम होती है लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वह चीज़ मार्केट में बहुत महंगी बिकेगी। इसको मैं आप सभी लोगों को एक बेहतर उदाहरण से समझाता हूँ कि हम सभी लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में जो हमारे गुटखा लवर भाई हैं उन्होंने 20 रुपये वाला गुटखा 80 से 100 रुपये तक में खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वही पुराना अंदाज बोलो जुमा केसरी वाला बरकरार रखना था। बोलो जुमा केसरी। चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन ये चीज़ इतनी महंगी इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई। इसी कारण इनकी सप्लाई मार्केट में बहुत कम रही। वही इसके अपोजिट जब किसी चीज़ की मार्केट में प्रेजेंस यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उस चीज़ की मार्केट में डिमांड बहुत कम है तो वह चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत ही सस्ती मिलेगी। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जो स्ट्रॉबेरी इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है वही इंग्लैंड में बहुत ही चीप रेट में मिलती है, क्योंकि उसकी फार्मिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जबकि इंडिया में इसकी फार्मिंग ना के बराबर। एंड लास्ट में यही डिमांड एंड सप्लाई चेन वह चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट भी बहुत हद तक इसी टेक्निक को अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी चीज़ को यदि अब हम करंट में देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी विवाद हुआ, जिससे हो सकता है कि यूक्रेन और रूस अपने इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे। और ये तो होना ही है क्योंकि इस बड़े अटैक के बाद इन दोनों देशों को अपनी GDP को भी रिकवर करना है। बट इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। So that's all about inflation. Now come to our main topic, inflation in petroleum prices. इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले हम सभी यह समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिच कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो आप सभी लोग सभी पेट्रोलियम रिच कंट्रीज को इस इमेज में देख सकते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो अपना पेट्रोलियम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती हैं। चूँकि अब ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं इसलिए इनका एक संगठन भी है जिसे ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। इसमें प्रेजेंटली 13 कंट्रीज हैं और यही वो कंट्रीज हैं जो सभी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में पेट्रोलियम का प्राइस डिसाइड करती हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनी थी
तब इस ऑर्गेनाइजेशन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला केवल 5 सदस्य थे। फिर उसके पास कुछ सदस्य आए, कुछ सदस्य गए और प्रेजेंटली इसमें 13 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा जो भी पेट्रोलियम रिच कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ी हैं वह ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आप सभी लोग इस इमेज में देख सकते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना अप्रॉक्स 62% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्रीज से खरीदता है, जिसमें से भी यदि हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अपना सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इराक और सऊदी अरब से खरीदा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कंज्यूम करने वाला देश है। जब यह पेट्रोलियम इंपोर्ट होकर इंडिया में आता है तो इसे रिजर्व करने के लिए रख दिया जाता है। पेट्रोलियम के इस रिजर्व करने की प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR कहते हैं। अभी तक पूरे इंडिया में केवल 3 पेट्रोलियम रिजर्व स्टेशन है। एक और पेट्रोलियम रिजर्व स्टेशन उड़ीसा में भी बन रहा है। इन तीनों पेट्रोलियम रिजर्व स्टेशन की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 38 मिलियन बैरल है। बैरल पेट्रोलियम के एक मेजरमेंट की यूनिट है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और आप जो ये ड्रम देख रहे हैं ये केवल 1 बैरल का होता है। यदि बाई चांस इंडिया में फॉरेन कंट्री से क्रूड ऑयल आना बंद हो जाए तो हम केवल 15 से 18 दिनों तक ही इन पेट्रोलियम रिजर्व स्टेशन से पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी यह पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसकी इंडिया में बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम का बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। नाउ बैक टू अवर टॉपिक। जब यह पेट्रोलियम इंपोर्ट होकर रिजर्वेशन स्टेशन में आता है तो उसी नीड के अकॉर्डिंग रिफाइन करके मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम केवल पेट्रोल से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यह पेट्रोलियम रिफाइन होने के लिए रिफाइनरी स्टेशन जाता है तो इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और LPG जैसी कई चीज़ें बनती हैं। आज के टाइम पर 18 रिफाइनरी स्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में और 8 प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। अब यदि हम बात करें कि इंडिया किस प्राइस में इस पेट्रोलियम को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है तो यह प्राइस ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन इसका एक अप्रॉक्स प्राइस 73 से $75 पर बैरल है। नाउ यू ऑल आर थिंकिंग डेट कि यदि यह पेट्रोलियम गवर्नमेंट को 35 रुपये पर लीटर, जो कि इसका एक एवरेज प्राइस है, उस पर मिल रहा है तो गवर्नमेंट इस पर ऐसे कौन से चार्जेस लगा रही है कि इसके प्राइसेस सेंचुरी को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम सभी लोग गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोलियम पर लगने वाले टैक्सेस की बात करेंगे। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वह पेट्रोल एंड डीजल पर 2 टाइप के टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट इस पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। और ये दोनों टैक्सेस आज के टाइम पर गवर्नमेंट द्वारा इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट को 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नाउ यू ऑल कैन सी इन दिस ग्राफ कि जो अप्रोक्स 35.99 रुपये पर लीटर जो वैल्यू है वो पेट्रोलियम की इनपुट प्राइस है, यानी कि अप्रोक्स 36 रुपये पर लीटर पर एक पेट्रोलियम फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट किया गया है। इसके बाद जो 3.79 रुपये पर लीटर वैल्यू है वह डीलर की कमीशन के अंडर आता है। इसके बाद 32.9 रुपये पर लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी और 21.84 रुपये पर लीटर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वैट लगाया गया है। यदि हम सही तरीके से देखें तो जो 35.99 रुपये पर लीटर जो कि पेट्रोलियम का इंपोर्ट प्राइस है और 3.79 रुपये पर लीटर जो कि डीलर की कमीशन है, यानी कि मोटा मोटा इस डीजल और पेट्रोल को कस्टमर तक पहुंचाने में पूरा खर्चा 40 से 45 रुपये तक का आता है। इसके बाद जो भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग तय होती है वह इससे तय होती है कि इस पर गवर्नमेंट द्वारा कितना टैक्स लगाया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि गवर्नमेंट आखिर पेट्रोल और डीजल पर इतने ज़्यादा टैक्सेस क्यों लगा रही है। यदि हम 2014 में देखें तो इस पेट्रोलियम का इंपोर्ट प्राइस $105 प्रति बैरल होने के बावजूद भी इंडिया में पेट्रोल और डीजल केवल 65 से 70 रुपये तक में बिक रहा था। और अब जब पेट्रोलियम का इंपोर्ट प्राइस केवल $75 प्रति बैरल है तब भी यह इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। तो इसका सबसे मेन रीज़न यह है कि इस बड़ी पेंडेमिक के बाद इंडिया को अपनी GDP को भी रिकवर करना है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पेंडेमिक में सभी इंडियंस को फ्री में वैक्सीनेट किया, इसलिए उसके एक्सपेंस को भी रिकवर करना है। डेट्स वाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही में अदर चीज़ों के प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि पेट्रोल और डीजल पर जो वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्सेस लग रहे हैं यदि वो GST के अंदर होते तो जरूर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं होते। अब आई डोंट नो कि गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को GST के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं कर रही है, बट आई नो कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को जरूर अपनी सब्सक्राइब लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी लोग को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।